अच्छा, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कंफर्मेटरी टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक ये लिख लो, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ये लिखिए। सर ये पहला वेट टेस्ट है। हाँ, नहीं टेस्ट नहीं है, ये अभी एक चीज बता रहा हूँ बस, टेस्ट करने से पहले इसका क्या मतलब है बता रहा हूँ। लिखो इसको। अभी टेस्ट स्टार्ट करेंगे, ये एक चीज लिखो बता रहा हूँ। देखो यार, तुम्हारे पास लैब में कोई सॉल्ट आता है, ठीक है, तो अब बहुत सारे सॉल्ट्स तो पानी में सॉल्युबल ही नहीं होंगे। वैसे हमको मालूम नहीं है कौन सा सॉल्ट है, पहले तो हमको टेस्ट वही तो करना है। बट बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे भी होंगे जो पानी में सॉल्युबल ही नहीं होंगे। अगर पानी में सॉल्युबल ही नहीं होंगे तो उसका तो अनायन डिसॉल्व ही नहीं करेगा, और अनायन अगर डिसॉल्व नहीं करेगा तो हम लोग कोई रिएजेंट डालेंगे, ग्रुप रिएजेंट, मतलब ग्रुप रिएजेंट डालने से पहले ये करते हैं बेसिकली। एक लाइन लिखा था एनसीईआरटी में, कल देखा तो मैं सोचा कि इसको भी बता ही दूं। तो जनरली होता क्या है कि दो एक्सट्रैक्ट होते हैं, या तो सॉल्युबल हुआ तब तो सॉल्ट को पानी में डाल दो और टेस्ट कराना, आगे बढ़ो, मतलब ग्रुप रिएजेंट डालो। लेकिन अगर सॉल्ट सॉल्युबल नहीं हुआ तो जाकर के प्रॉब्लम है, बिकॉज वो सॉल्ट जो होगा इनसॉल्युबल होगा वाटर में, तो उसको डालोगे पानी में तो उसका तो अनायन पानी में डिसॉल्व ही नहीं करेगा, और अगर पानी में डिसॉल्व नहीं करेगा तो जितने भी ग्रुप रिएजेंट डालोगे उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो इसीलिए हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं। ये पहले क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूं मैं? इसके बाद ही आगे का टेस्ट सब करते हैं। हाँ बोलो। सर ये फर्स्ट स्लाइड है ना? हाँ ये फर्स्ट स्लाइड। थैंक यू सर। तो ये एक एनसीईआरटी में मेंशन किया गया था, तुम लोग भी लिख लो एक बार। करते क्या है, एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कैसे करते हैं? सर सोडियम कार्बोनेट ही क्यों करता है, मतलब कुछ और क्यों नहीं? बता रहा हूँ। सर ये कौन सा स्लाइड है? पहला पहला। ये पहले समझ में आया। अच्छा
देखो तो कार्बोनेट्स का मैंने बताया था, कार्बोनेट्स में कौन कौन से सॉल्युबल हैं बताओ तो। ये सब सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल बताए थे ना। हाँ सर। तो सर वो पहले तो यार अनायन कोई ऐसा सॉल्ट मोस्टली लोगे जो कि इनसॉल्युबल, वो कार्बोनेट है क्या, उसके बाद कार्बोनेट, इनसॉल्युबल? हाँ सॉरी सॉरी, हाँ insoluble। तो हम लोग उनमें से सभी यूज कर सकते हैं जो सोडियम कार्बोनेट वाले के साथ जितने कार्बोनेट सॉल्युबल हैं। तो ये जनरल प्रेफरेंस है लैब में, बस और कुछ नहीं है। बट हाँ सॉल्युबल होना चाहिए जिसको तुम मिक्स कर रहे हो। ये समझ में आया क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये व्हाई आर वी प्रिपेयरिंग अ सोडा एक्सट्रैक्ट। हाँ सर, अनायन को सोल्यूशन में डालना। हाँ डालने का, बिकॉज अगर इनसॉल्युबल तो होता क्या है, अब हम लोग को तो मालूम नहीं है कि सॉल्ट सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है। डाल के चेक करोगे तो कितना गया कितना इनसॉल्युबल है। उससे बेटर है हर के लिए एक बार सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर दो हर के लिए। एंड आफ्टर दैट वी कैरी आउट अ नॉर्मल टेस्ट। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर दो, उसके बाद ही हम लोग टेस्ट मेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या होगा, मान लो बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट सॉल्ट है, तो इसका अगर तुम टेस्ट करने चलोगे सल्फेट आयन का, तो यार ये सल्फेट आयन को पहले पानी में लाओगे या किसी सोल्यूशन में लाओगे तो ना ग्रुप रिएजेंट ऐड करेंगे। ये तो पानी में भी इनसॉल्युबल है, तो इसको क्या करते हैं, इसको Na2CO3 के साथ, बेसिकली ये 1 पार्ट और ये 3 पार्ट की मिक्सचर। मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एनसीईआरटी मेंशन किया तो मैंने भी सोचा कर लो एक बार। तो BaCO3 प्लस Na2SO4 बन जाता है। BaCO3 प्रेसिपिटेट कर गया और SO4 2 माइनस के आयंस एनायन सोल्यूशन में आ गए। हाँ बोलो अब। सर तो इससे हाँ बोलो। अनायन टेस्ट होता है। इससे अनायंस, जोर जोर से बोलो। इससे अनायंस, अनायन सॉल्युबल होंगे ना सर? हाँ हाँ वही तो Na2SO4 सॉल्युबल हो गया ना पानी में आ गया, तो मतलब उस सोल्यूशन में। और इसको बॉईल कर दिए किसमें, डिस्टिल्ड वाटर। दोनों को मिलाओ, बॉईल दो डिस्टिल्ड वाटर। ये क्लियर है, ये क्या मैंने बोला कि उसका यूज करते हैं। यस। जल्दी कॉपी करो। अच्छा हाँ, सॉल्ट एनालिसिस के नोट्स अच्छे से बनाइएगा एकदम, इसमें कोई कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि ये किताबों में भी उतना मिलेगा नहीं। और इस पर ये आईटी आजकल बहुत पूछ रहा है, पहली बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स अच्छे से बनाना, ज्यादा कंजूसी मत करना। सर वो बॉयल एंड डिस्टिल वाटर एरो के ऊपर लिखना है क्या? हाँ एरो के ऊपर दोनों को ऐड करते हैं और डिस्टिल वाटर में बॉईल कर देते हैं। अच्छा, और अगर पानी में सॉल्युबल हो, पानी में मिलाकर देख लो, मान लो लैब में पानी में सॉल्युबल हो गया, तो फिर हाँ ये फर्स्ट स्लाइड है, तो फिर जरूरत नहीं है इसका सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट का। वैसे फिर ये जरूरत रहता नहीं है, अगर पानी में ही सॉल्युबल हो गया तब तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। उसको बोलते हैं वाटर एक्सट्रैक्ट। बट फिर भी लैब में बोलता है यार क्यों, क्या ही मालूम क्या सॉल्युबल है क्या इनसॉल्युबल है, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर ही लो। और उसके बाद हम लोग गो फॉर टेस्ट। आगे बढ़ूं? यस। हाँ सर। ठीक है, जैसे मान लो CDS डाले। अब CDS भी इनसॉल्युबल है, तो
भाई इसके लिए तो सोडा एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा तो ही ना। तो कोई भी सॉल्ट है तो क्या होगा, इसको बॉईल करेंगे, कर लेना यहाँ बॉइलिंग, ये क्या बन जाएगा। और इससे देखो फायदा क्या है, सोडियम कार्बोनेट लेने का एक और फायदा है, तुम ये नहीं चाहते हो कि कोई कार्बोनेट जो आए वो इंटरफियर किए, तुम जो सॉल्ट का आयन यूज करना चाह रहे हो। तो जनरली देखो क्या लिखा था, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, ये सिर्फ एस ब्लॉक वाले ही हैं जो सॉल्युबल होते हैं। तो CO3 तो चला गया बाहर सिस्टम से बाहर, और तुम्हारे अंदर क्या आ गया। और चेक करो तुमने सल्फाइड्स में क्या लिखा था, सल्फाइड्स एस ब्लॉक के क्या थे, देखो तो सॉल्युबल थे कि नहीं। तो ये सब फायदा है तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट, तुमने S-2 को सोल्यूशन के अंदर ले लिया। तुम ये भी नहीं चाहते हो ना यार कि एक और नया कार्बोनेट बन जाए और वो सॉल्युबल हो जाए और फिर दोनों टेस्ट आने लग जाए, तुमको तो ये करना है ना, तो इससे फायदा हो रहा है। अच्छा, एक होता है वाटर एक्सट्रैक्ट, वाटर एक्सट्रैक्ट का मतलब सिंपली वाटर ऐड कर दो, बट दिस इज प्रिफर्ड फॉर ठीक है। एंड जनरली सोडा एक्सट्रैक्ट इज ऑलवेज प्रिफर्ड। इस पर क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, आप बस चीज को जान लो, अगर कोई लैब में बोला तो आपको ये सोडा एक्सट्रैक्ट मालूम होना चाहिए। तो अगर सॉल्ट इनसॉल्युबल दिखाई पड़े तो एक बार सोडा एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग, और अगर सॉल्ट सॉल्युबल हो गया तब तो कोई मतलब बेटर, तब तो ठीक ही है, वाटर एक्सट्रैक्ट से भी आगे बढ़ो, ग्रुप रिएजेंट डालो तो clear। ठीक है, सॉल्युबल हो गया। जनरली सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, बाइकार्बोनेट, देखो तुमने क्या लिखा था, बाइकार्बोनेट्स, सब बाइकार्बोनेट्स पानी में क्या है, सॉल्युबल है, तो उनके, हाँ उनके लिए फिर जरूरी नहीं है उतना प्रिपेयर करना। मतलब तुम पहले पानी में डाल के देख लो, अगर पूरा ही घुल गया पानी में, ठीक है, समझ में आ गया यार, इसी से सॉल्युबिलिटी ही तुमको बहुत आइडिया दे दिया कि बाई का, तब नहीं प्रिपेयर करने की जरूरत है। लेकिन देखो प्रॉब्लम है कि जनरल लैब में ऐसा सॉल्युबल वाला तो देता नहीं है, ठीक है, एस ब्लॉक वाले तो ज्यादा देता नहीं है, जनरली यही सब देता है, तो सोडा एक्सट्रैक्ट हम लोग ज्यादातर प्रिफर करते हैं। तो नोट करने तो बोलना। कर लिया सर। सॉल्युबल हुए तो क्या होगा। सर हाँ बोलो क्या हुआ। सर सॉल्युबल हुआ तो क्या होगा। अगर सॉल्युबल हुआ तो क्या बोले, सॉल्युबल हुआ तो क्या होगा। अगर इनसॉल्युबल हुआ तुमको, सॉल्युबल अभी हम सॉरी लोगों ने बोल, सॉल्युबल हुआ तब तो वाटर एक्सट्रैक्ट पानी में ऐड करो, कुछ सोडा एक्सट्रैक्ट रेडली प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। फिर देखो बेसिकली क्या करना है, अभी मैंने बताया ग्रुप रिएजेंट ऐड। अब जैसे देखो तुमको सल्फाइड आयन को टेस्ट करना है, मान लो सल्फाइड आयन है
तुम उसको पानी में लिए, पहले सोल्यूशन प्रिपेयर करोगे, पूरे लैब में सोल्यूशन में काम होता है, तुमको सल्फाइड आयन को पहले लाना तो होगा पानी में, तब ना ग्रुप रिएजेंट डालोगे। H2SO4 जो H2S गैस निकलेगा, अगर सल्फाइड आयन पानी में हाईली इंसॉल्युबल है, नीचे बैठा हुआ है, तो तुम क्या ही ग्रुप रिएजेंट डालोगे। तो इसलिए मतलब ये CDS को सबसे पहले पानी में लाओ, पानी मतलब कोई सोल्यूशन में तो लाओ जिसमें कि वो S-2 फॉर्म में आए, तो ना आपका कंफर्मेटरी टेस्ट या कोई ग्रुप रिएजेंट तुम डाल रहे हो तो S-2 आयन के साथ रिएक्शन करेगा, कोई गैस निकालेगा। तो अगर इनसॉल्युबल हुआ तो इट इज ऑफ नो यूज, तुम कुछ भी डाल दो, पानी में इनसॉल्युबल है तो कोई तुमको एक अलग से एक एक्सट्रैक्ट, एक ऐसा सोल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसमें अनायंस पहले उस सोल्यूशन में जाए। तो सोडियम कार्बोनेट से फायदा क्या है, जनरली देखो जितने भी एस ब्लॉक के तुम सॉल्युबिलिटी ट्रेंड्स देखो, मैक्सिमम ऑफ देम सल्फाइड्स या जितने लिखाया हूं, ऑल ऑफ देम आर सॉल्युबल, क्लोराइड्स, और उनके कार्बोनेट्स मैक्सिमम, इनको छोड़ करके बाकी सबके इनसॉल्युबल हैं। तो हम लोग का टेंशन S-2 सोल्यूशन में आ भी जाएगा और कार्बोनेट आयन सोल्यूशन में नहीं आएगा, जो कैडमियम कार्बोनेट या जो भी कार्बोनेट बनाया है। तो ये हम लोग के लिए फायदेमंद है। और अगर सॉल्युबल ही हो गया तब तो कोई ठीक है, टेंशन नहीं है, तब तो तुम पानी उठाओ, पानी में डालो एंड देन यू कैरी आउट योर कंफर्मेटरी टेस्ट लाइक जो हम लोग ग्रुप रिएजेंट डाल रहे हैं। क्या क्लियर है? हाँ सर आपने लास्ट में बाइकार्बोनेट के बारे में बताया। बाइकार्बोनेट बताया कि बाइकार्बोनेट तो सभी पानी में सॉल्युबल होते हैं यार मोस्टली। तो अब बाइकार्बोनेट्स अगर हैं तो उसके लिए फिर सोडा एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करने का लैब में जरूरत नहीं है, ये बोल रहा हूँ। जनरली हम लोग मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स, ज्यादातर जो तुमको लैब में या जिसमें जेई क्वेश्चंस या प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इनसॉल्युबल वाले ही होते हैं। तो वी प्रिपेयर अ सोडा एक्सट्रैक्ट, बट इफ द सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर हाईली, तुम पानी में डाल के थोड़ा देख लो, अगर वो अच्छा खासा सॉल्युबल है, then we need not go for preparation of this soda extract. Our main purpose is to bring the anions that you are testing into the solution so that the group reagent interacts with it. So अगर वो soluble ही है पानी में, then we need not go for preparation of soda extract. Example, bicarbonates. Bicarbonates are soluble. Nitrate salt soluble, क्या जरूरत है किसी चीज का करने का? क्लियर है? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, अच्छा पहला हम लोगों ने प्रिलिमिनरी टेस्ट कर लिया, मतलब हम लोग सोडा एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही ये सब टेस्ट करते हैं। ठीक है, वो अज्यूम कर लेना। अच्छा, और हम लोग सेपरेटली एक एक आयंस लेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये दोनों, ठीक। अच्छा, अगर ये दोनों प्रेजेंट हुआ, इफ कैसे पता चलने के चांसेस हैं? तुम्हें सबसे पहले ग्रुप रिएजेंट ऐड करोगे। जीआर मतलब ग्रुप रिएजेंट। ग्रुप रिएजेंट याद है ना क्या था? डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4। कौन सा गैस निकलेगा तुमको? CO2। CO2 के बारे में प्रॉपर्टीज, कलरलेस, ओडरलेस, हाँ टेस्टलेस, पहले तो ये करेगा। लेकिन खैर कलर, ओडर एंड टेस्ट आर नॉट फुल प्रूफ मेथड्स कि इट कैन बी अ कार्बोनेट। CO2 गैस निकला, अब CO2 गैस को टेस्ट करना है। अब इसका क्या करेंगे, इसका तुम लोग को मालूम ही है, टाइम वाटर टेस्ट। हाँ सबसे पहला टेस्ट तो दुनिया में मालूम है, पहला कंफर्मेटरी टेस्ट है। ये सब टेस्ट है। हाउ डू यू टेस्ट? अगर CO2 निकला है, टर्न्स लाइम वाटर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर COT आपने लिखा है ना ऊपर, सर T का मतलब क्या है? टेस्टलेस, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस। ओके ठीक है, मैं हमेशा ये जब भी लिखूं GR मतलब ग्रुप रिएजेंट, समझ लेना डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4, शॉर्ट में CO2 लिखूं तो कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, थोड़ा टाइम बचाने के लिए। ठीक है, अच्छा टर्न्स लाइम वाटर, ये पहला टेस्ट है। ये तो एकदम जग जाहिर, बच्चा बच्चा के मुंह में ये होता ही है, जानता है। टर्न्स लाइम वाटर याद है ना, बेरेटा वाटर भी टेस्ट बताए थे, लिखने की जरूरत नहीं है ना।
नो सर। तो एक तो तुमको जैसे ही CO2 निकला, इट कैन बी अ कार्बोनेट और अ बाइकार्बोनेट, तो यू गो फॉर अ लाइम वाटर टेस्ट और अ बारेटा वाटर टेस्ट। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, ये मैंने पहले बता दिया है बट चूंकि कनेक्टिविटी में रहे, इवन SO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो इस टेस्ट से ये पता, मैं कलर, ओडर और टेस्ट को अपना टेस्ट नहीं मान रहा हूं, बिकॉज जनरली वो सब अलाउड नहीं है। तुम कलर, ओडर और टेस्ट सब जो है उसको लेकर के कोई इन्फरेंस नहीं मेक करोगे, तुम ये सब टेस्ट करके इन्फरेंस मेक करोगे। अदरवाइज SO2 थोड़ा सा क्या है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, याद है? थोड़ा सा सफोकेटिंग स्मेल रहता है उसका। तो थोड़ा सा उसका स्मेल से तुम पता लगा सकते हो कि ये लाइम वाटर अगर मिल्की टर्न किया है तो दो ही हो सकते हैं, CO2 या SO2। लेकिन थोड़ा ओडर से पता लगा सकते हो, बट हम लोग कलर, ओडर और टेस्टलेस को सिर्फ इंफॉर्मेशन जानेंगे, उसको लेकर कोई इंफरेंस ज्यादा नहीं करेंगे, इंफरेंस इस टेस्ट से करेंगे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इवन SO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की या फिर बारेटा वाटर मिल्की। तो अगर गैस जो निकला है वो लाइम वाटर या बारेटा वाटर को मिल्की कर रहा है, तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि वो CO2 ही होगा, वो SO2 भी हो सकता है। बट जो मैंने पहले बताया था, याद है क्या डिस्टिंक्शन था? हाँ, इसीलिए तुमको एक और टेस्ट करना पड़ेगा। बट SO2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो, whereas CO2 is not। तो इसका मतलब जस्ट लाइम वाटर आ जाए विल्की, तो ये एकदम इन्फरेंस नहीं है कि CO2 ही होगा, इट कैन ऑल्सो बी SO2। तो उसीलिए तुमको एक और काम करना होगा। चलो कॉपी करो। सर pH भी चेक कर सकते ना? कौन सा? pH। दोनों ही एसिडिक गैस हैं। हाँ, pH अलग होगा ना? हाँ, लेकिन पीएच के लिए तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, फिर कोई पीएच मेजर करने का मतलब वो तो एकदम इंस्ट्रूमेंट वाला पे चले गए, तुम तो टाइट्रेशंस पे चले गए। अच्छा, वो काम नहीं है टाइट्रेशन, मतलब फिर तो तुम अलग ही पूरा सेटअप चले गए। क्वालिटेटिव मतलब रिएक्शंस करके आपको पता लगाना। आपका देखो हमेशा मोटिव याद रखना, तुमको मालूम नहीं है कौन सा चीज है वो सॉल्ट में कार्बोनेट है कि बाइकार्बोनेट है वो पता चलेगा। अभी भी लाइम वाटर मिल्की करके छोड़ मत देना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है, तब गलत जा सकते हो। आगे बढ़ूं? हाँ सर। तो आपको करना क्या है, वो जो गैस इवॉल्व हुआ है उसको K2Cr2O7 या KMnO4 के साथ ट्रीट करना है इन एसिडिक मीडियम। बेसिकली हर लाइन के आगे ना एक्चुअली में इफ है। इफ द गैस is CO2 and then it is passed into these solutions, what you will have is, you will observe no change. But if the gas is SO2 and then if you pass, तो याद आ रहा है क्या बनता था इसमें? हाँ, मैं पूरा रिएक्शन पहले लिखा चुका हूं, अभी के लिए बस वो लिखा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। और सोल्यूशन विल टर्न ग्रीन। और SO2 प्लस KMnO4 क्या होगा? याद आ रहा है, MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस H2O बनाए थे। सोल्यूशन विल कलरलेस। Colorless. तो जब ये काम किए तो ऐसे समझना है, a gas is evolved which turns lime water milky. Don't stop here. Again, bring that into contact with the oxidizing agent in the lab.
if K2Cr2O7 solution turns green, then you confirm it that it is SO2, otherwise it is CO2. तो ये पूरा कंप्लीट पिक्चर है, हो गया। अच्छा, एक और टेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना है इन लाइम वाटर टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट में जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, और अपने आप को कंफर्म करना है कि भाई CO2 गैस ही है या बाइकार्बोनेट सॉल्युबल हो गया है, इसमें अमोनिया डालेंगे तो क्या होगा? अच्छा, अमोनिया क्या है बताओ? बेस है ना, बेसिक मीडियम है ना। हाँ सर। और बाइकार्बोनेट का जो H है वो क्या एसिडिक होता है? अरे HCO3 माइनस रहेगा ना पानी में, तो बेसिक और H प्लस क्या होगा? रिएक्शन कर जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट। हाँ मतलब उसको तो सॉल्युबल है। प्रेसिपिटेट की अगर बात करूं तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट रीअपियर्स। क्लियर है? सर अमोनिया का क्या होता है? अरे अमोनियम कार्बोनेट, अच्छा, NH3 पानी में डालोगे तो क्या बन जाएगा? NH3 का क्या होता है? NH3 को तुम पानी में डालोगे यार, वो तो NH4 प्लस और OH माइनस चला गया। अमोनियम कार्बोनेट पानी में सॉल्युबल है, वो सॉल्ट फॉर्म में है। पानी में सॉल्युबल का मतलब क्या? टूट गया आयंस में, NH4 प्लस आयंस बन गया वो, उसका क्या मतलब? हाँ, हम लोग को मिल्कीनेस जो है वापस मिल जाएगा अगर हम लोग एक्वस अमोनिया ऐड करते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोग एक चीज तो, अगर मान लो हम लोग ने CO2 निकला, हम लोग कंफर्म कर लिए कि CO2 है बाय यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। क्या हम लोग ये बता पाए हैं कि हैव वी कंफर्म्ड दिस कि वो बाइकार्बोनेट है कि कार्बोनेट है? ये बता पाए हैं क्या? नहीं। ये नहीं बता पाए हैं, बिकॉज अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है कि CO2 गैस अगर आ गया तो अगेन इफ CO2 गैस इज कंफर्म्ड, सबको लॉजिकली लिखा रहा हूं क्योंकि ये वैसी IT क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, तो तुम लैंग्वेज वाइज ही समझना, ठीक है। इफ CO2 गैस इज कंफर्म्ड, देन वी हैव not concluded that the given salt is carbonate और बाइकार्बोनेट, बिकॉज दोनों के दोनों CO2 देंगे। तो अब हम लोग के पास, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट राउंड, हम लोग को अब डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। जल्दी हो गया तो लिखिएगा, जल्दी हो गया तो बोलिएगा। डन सर। हो गया? तो इसका मतलब अब हम लोग अब सेकेंड राउंड पे जाएंगे, यहीं पर खत्म नहीं करना है अपने आप को। सर हम CaCO3 को प्रेसिपिटेट क्यों कर रहे हैं? लेकिन हमने तो कर लिया ना लाइम वाटर टेस्ट। हाँ हाँ, मतलब ऐसे ही लिखा दिया। अगर मान लो क्वेश्चन लैंग्वेज में एक रिएक्शन ही बोल देगा, ऑन एक्वस अमोनिया द मिल्कीनेस रीअपियर्स, तो प्रेसिपिटेट कर नहीं रहे, तुम कर लिए लाइम वाटर टेस्ट, कुछ कुछ रिएक्शंस अलग से भी नोट कर लो बस। अच्छा, अगर जेई में क्वेश्चन आ गया कि अमोनिया ऐड करने से क्या होगा, तो तुम बोलोगे अपीयर हो जाएगा रीअपियर, ठीक है। ओके सर। कंफर्म तो वहीं तक हो गया, लाइम वाटर आ गया मतलब CO2 है। लेकिन हाँ,
लाइम वाटर के बाद एक बार वो K2Cr2 से वाला टेस्ट भी कर देना। ये दोनों K2Cr2 से वाला नहीं दिया और ये वाला दे दिया। हेलो, ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ तो इसका मतलब हम लोग को अब वी नाउ गो फॉर कि कौन सा टेस्ट करें डिस्टिंक्शन। अब नेक्स्ट हम लोग का रोल बचता है, चलो भाई CO2 आ तो गया, ठीक है, CO2 आ तो गया। अब हम लोग CO3 माइनस, और ये कैसे पता लगाएं कि वो कार्बोनेट का सॉल्ट है कि बाइकार्बोनेट का सॉल्ट। अच्छा, इसमें एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइकार्बोनेट्स को और कार्बोनेट्स में मैंने जैसे अगर वो जो सॉल्ट है अगर वो CO3 माइनस होगा, पहला पॉइंट है उसमें ये सब डालो। तुम एक चीज तो खुद सोच सकते हो, दोनों में एक अंतर है, वो मैंने पहले सेपरेट दिखा हो दिया। जाएगा और हाँ, बहुत सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस देते हैं कार्बोनेट वाले। बाइकार्बोनेट देखो मैंने क्या लिखा है, उसी मैंने तुमको पहले सॉल्बिलिटी वाला ट्रेंड दिखाया एक बार, उसको इनफैक्ट रखना ही बगल में, याद भी होते रहेगा। तो इसमें होता क्या है कि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब में से कोई काम कर सकते हो, ये सबके सब वाइट प्रेसिपिटेट। तो अगर हमेशा एक इफ लगाना, सॉल्ट में ये सब ऐड करो, Ba2+ सॉल्ट जो भी लैब में है, कैल्शियम 2+ का सॉल्ट, Sr2+ का सॉल्ट ऐड करो। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है तो तुम थोड़ा बहुत ये हो सकते हो कि यार वो कार्बोनेट है, ठीक है। HCO3 माइनस डू नॉट शो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो ये एक तुम टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट ये है, ये तुम आयनिक में किए होगे, फिनोल्फ्थलीन टेस्ट। अच्छा, फिनोल्फ्थलीन टेस्ट क्या होता है, मान लो, बताओ तो मुझे, आप लोगों को याद आ रहा है? अगर वो कार्बोनेट आयन हुआ, इफ CO3 माइनस हुआ और उसमें तुम थोड़ा सा फिनोल्फ्थलीन ऐड करो, कुछ मालूम है आयनिक में क्या होता था? और HCO3 माइनस अगर नहीं कलर है तो चेंज थोड़ा होता याद था। दिला रहा हूँ। हाँ, कलर चेंज होगा, लेकिन बाइकार्बोनेट में अगर करोगे ना तो कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं होगा। वेरी गुड, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होगी। अगर बाइकार्बोनेट का सॉल्ट होगा, फिनोल्फ्थलीन ऐड करोगे तो कलरलेस रहेगा, बट इसमें ये कलर विल चेंज टू पिंक। ये दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कार्बोनेट में कलर चेंज होता है कि जो है वही रहता है? नहीं नहीं, चेंज होता है, पिंक बनता है। बाइकार्बोनेट में कलरलेस होता है। फिनोल्फ्थलीन का पहला क्या था कलर? पहला क्या देखो तो, फिनोल्फ्थलीन का पहला कलर क्या है? मैं भूल रहता रहा है हूँ ना। थोड़ा। पहला कौन सा कलर है उसका, ओरिजिनल कलर? पहला पिंक ही है क्या? तब तो वही रहेगा। तो शायद पिंक और पर्पल कुछ था। हाँ, तब CO2 माइनस में वही रहता है पिंक, और इसमें कलरलेस हो जाएगा। जो भी देख लेना, ये वाला पार्ट है। अच्छा, वो अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये वाला है। ये क्लियर है? कलरलेस रहता है सर स्टार्टिंग में सुनो। हाँ सर, कलर है सर। ओ, स्टार्टिंग, तब तो ठीक है। हाँ, कलरलेस रहता है तब तो ठीक है। कलरलेस हुआ तो पिंक चेंज होगा, और बाइकार्बोनेट में कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा।
वो देख लेना एक बार, मतलब वो अभी रिकॉल थोड़ा मिस कर रहा हूँ। ये क्लियर हुआ, फिनोल्फिन टेस्ट कर लिए, ये सब मतलब अब डिस्टिंक्शन है बिटवीन इसके। तीसरा एक और टेस्ट है, तुम क्या करो, तुम Ag प्लस का सॉल्ट ऐड करो। अच्छा, Ag प्लस का सॉल्ट किससे मिलता है लैब में? AgNO3। AgNO3। मैक्सिमम चीजें नाइट्रेट्स आर ऑल सॉल्युबल, कोई भी सॉल्ट अगर लाना है तो नाइट्रेट लाओ, ठीक है। अगर CO3 2 माइनस होगा और इसमें तुम एक्वस AgNO3 ऐड करोगे तो बेसिकली पहले Ag2CO3 बन जाएगा, ठीक है। एंड Ag2CO3 इज अ प्रेसिपिटेट वाइट, और इसको थोड़ा सा बॉईल करोगे, थोड़ा सा बॉईल करना, थोड़ा गर्म, तो तुमको ये मालूम ही है, पहले हम लोग हीटिंग इफेक्ट में किए हुए हैं, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स बहुत ही हाईली अनस्टेबल, ये तुरंत Ag2O बन जाता है प्लस CO2, पर और ये मिलता है Ag2O कौन सा हीट करता है ना। नहीं, Ag इसमें भी हीट करने से हो जाता है, दोनों में, Ag2O में भी हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, नहीं और नहीं, मैं बोल रहा जितने भी हूँ हैं Ag2O सिल्वर, भी Ag+O2 में जाएगा ना। हाँ बन जाता है, हाँ थोड़ा और टेम्परेचर्स पे, तो थोड़ा बॉईल रखना, मतलब तुम 70-80 तक ही जाना, ज्यादा बॉईल मत करना, पहले ब्राउनिंग करोगे, और ज्यादा कर दोगे तो ब्लैक मिल जाएगा पूरा सिल्वर का। तुम ओके। कलर देख लोगे कि एक ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल गया तो ठीक है, मैं तुमको एक प्रेसिपिटेट फिर से मिलेगा, ये भी एक टेस्ट है। अगर HCO3 माइनस होगा तो फिर से कोई प्रेसिपिटेट नहीं। पहले व्हाइट आएगा। ये नोट कर लिया? सर और हीट करेंगे तो Ag+O2 हाँ। बन जाएगा। हाँ, और हीट करोगे तो Ag भी डिपॉजिट हो जाएगा, इसीलिए बॉयल टेम्परेचर थोड़ा 100 से कम, हल्का सा बॉईल करो, मतलब थोड़ा सा गर्म करो ना, ऐसे ही वो अनस्टेबल है। सर HCO3 नेगेटिव क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं, सॉल्युबल। आंसर। अच्छा इधर देखो, ये वाला Ag2CO3 का प्रेसिपिटेट जो है, ये जितने भी Ag2 प्लस के, ये नोट कर लिया? हाँ सर। हाँ सर। और ये मालूम ही करना, ये जो Ag2CO3 का जो प्रेसिपिटेट है, ये भी थोड़ा आयनिक में पढ़े हो क्या, कि इसमें अगर डालते हैं तो डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। इमाइन कॉम्प्लेक्स ना सिल्वर। हाँ, हाँ ये सर, दिया है। सॉल्युबिलिटी कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम में आता है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ, तो ये जो एक्वस अमोनिया है ना, ये प्रेसिपिटेट बना लेता है, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, तो ये भी एक टेस्ट है तुम्हारा। चलो, ये कौन सा है, ये फोर्थ टेस्ट, एक्वस। सब में एक ही काम है यार, बाइकार्बोनेट्स प्रेसिपिटेट नहीं करते हैं, बाकी ये सब प्रेसिपिटेट करता है, अब इनमें से जो चुनना है चुन लेना, जो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अगर CO3 2 माइनस मौजूद होगा तो ऐड Hg2 प्लस, HgCO3 का प्रेसिपिटेट मिलेगा, लेकिन HgCO3 भी छोड़ो, ये सीधा यही मिल जाएगा।
HgO.HgCO3 ब्राउन कलर का होता है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा बहुत ये सब भी थोड़ा याद रखना, लैब में थोड़ा बहुत अपना मेच्योरिटी लगाना जब जेई में एग्जाम्स आए। कभी कभी रेडिश ब्राउन दे देगा, रेड दे देगा, तो थोड़ा अपना फ्लेक्सिबिलिटी कलर्स को लेकर के एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो मत करिएगा। केमिस्ट्री इज नॉट अबाउट स्ट्रिक्टली फॉलोइंग कलर्स, बिकॉज ये भी तो थोड़े तुम वेरिएशंस देखोगे। तो अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही कलर चेंज, लेकिन थोड़ा बहुत अपने आप को रखना। ये कभी कभी कुछ लोग रेड भी बोलते हैं, रेडिश ब्राउन बोल दो, मैं तो ऐसे बोल देता हूँ रेडिश ब्राउन। क्लियर है? अच्छा, यूज Pb2+। Pb2+ किससे आता है लैब में, याद है? एक तो लेड एसिटेट है और एक है तुम्हारा लेड नाइट्रेट। कॉपी करो। ठीक है। ये करोगे तो फिर से कौन सा प्रेसिपिटेट? अच्छा, HCO3 माइनस में डालोगे Mg2+ का तो क्या होगा? कुछ नहीं। अच्छा, इसको बॉईल करोगे तो क्या होगा? याद आ रहा है कहीं से कुछ रिलेशन? अच्छा, टेम्परेरी हार्डनेस याद आ रहा है? टेम्परेरी हार्डनेस का कारण, सर बस कम बन जाएगा ऊपर। हाँ सर। हाँ, टेम्परेरी हार्डनेस का कारण तो मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट ही था ना, जो पानी में सॉल्युबल था। तो अगर बाइकार्बोनेट सॉल्ट होगा तब तो Mg2+ के साथ कोई रिएक्शन पहले नहीं दिखाई पड़ेगा इन नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल मतलब
कोई गर्म नहीं कर रहे हैं, बस ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब बॉयल कर देंगे तो वापस प्रेसिपिटेट दिख जाएगा। चलो ये क्लियर हो गया, पूरा हो गया। चलो, तो ये हो गया हम लोग का ये। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अच्छा, अगर S-2 है, हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ग्रुप रिएजेंट ऐड करोगे, कैसे मालूम पड़ेगा थोड़ा सा? H2S तो रोटन एक्स का स्मेल आएगा, ठीक है। और गैसेस कलरलेस। तो इसका मतलब अगर एक अब H2S का टेस्ट करना है, ठीक है, गैस का H2S का लाइम वाटर मिल्की नहीं, ठीक है, टेस्ट करना है। स्मेल ऑफ रॉटन एग्स अगर आए, हाँ तो वेरी गुड टेस्ट। अच्छा, सबसे पहले क्या करो, ये जो गैस निकला है इसको लेड एसीटेट पेपर बोलते हैं। इसके पास लाओ, इसके पास लाओगे तो क्या बनेगा? ब्लैक लेड सल्फाइड। PbS प्लस H प्लस ब्लैक। हो गया। आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। सरोज कंसंट्रेट करो पढ़ाई पर। तुम लोग ये क्या बार बार एक ही चीज, कितने क्लासेस लेगा? आपसे कोई पूछा ना, सीधा रिमूव कर दूंगा। पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए। आप लोग का फोकस इस पर क्यों रहता है कौन सा कितना क्लास लेगा? आज तक कोई टॉपर को पढ़ाए वो तो कभी नहीं पूछता है। सर मैं इसलिए क्वेश्चन, मेरे पहले 2 लेक्चर में हो गया था, इसीलिए सर। तो तब मेरा एग्जाम चल रहे थे सर, इसीलिए मैं पूछ रहा था। ओके, अच्छा, Pb2 प्लस के साथ PbS
आराम से होगा, ज्यादा टेंशन मत लो, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिलेबस आराम से हो, और मैं करूंगा, और इस सिस्टम का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ध्यान ले रहा है। आप लोग उसका टेंशन मत, आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, सिर्फ पढ़ाई, एकदम फोकस लगा लो पूरा पढ़ाई पर। 20 दिन आगे या पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, PB2+ के साथ PBS ये सब पूरा नोट कर लेना। BI3+ के साथ, ये भी H2S का ही टेस्ट है। हाँ सब S2S का सिस्टम, BI2S3, HGS, सर इन सॉल्ट का भी कुछ कलर होता है सर? हाँ बताऊंगा ना अभी। पूरा ब्लैक, Ag2S के साथ एक चीज लिख लो, soluble in hot dilute HNO3। अच्छा, Zn2+ के साथ क्या कर मिलेगा? ZnS, कलर याद रखना, इन सब का थोड़ा अलग कलर होता है, व्हाइट। CD2+, CDS, येलो। Mn2+, MNS का कलर बफ बोलते हैं या फिर पिंक, बेसिकली मीट कलर, लाइट पिंक होता है ना, मीट का जो कलर है। कॉपी करो।
इसको कभी कभी ब्राउन भी बोला जाता है यार, पता नहीं एसएनएस का क्या कलर है। अच्छा, कलर को लेकर के जो लगा रहा हूं उसमें ही स्टिक करना, बट एक मेच्योरिटी जरूर रखना, स्ट्रिक्टली मत रखना, ठीक है, समझ रहे ना, स्ट्रिक्टली एकदम आईटी में पहुंच गए कि सर इससे तो हिलना ही नहीं है कलर से, ज्यादा का रेंजेस नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग में रेंज रख के चलना, बिकॉज बुक्स में थोड़ा बहुत डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस बहुत का चेंज नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत तो येलोइश ब्राउन बोल दिया था, ऐसा नहीं सर आपने तो येलो ही लिखाया था, ब्राउन तो लिखाया ही नहीं था, वैसे करके मत करना, ऐसे केमिस्ट्री नहीं होता है, इंफॉर्मेशन ले करके ही थोड़ा काम करना है। तो एक जनरल आइडिया है। आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज कर लेना, ये सब मतलब टेस्ट नहीं है बट बस बता दे रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा ब्लैक में ये सब भी प्रेस्पिरेट ब्लैक होते हैं, कभी कभी कलर पूछता है Cu2S, Cu2S, FeS, COS, कुछ तो मैंने बता दिया, Bi2S3, ये सब ऐड कर लो, ये भी ब्लैक कलर होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा टेस्ट हो गया। अब आते हैं तीसरे टेस्ट पे। अच्छा, S-2 जो होगा सल्फाइड आयन, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना, तो इसमें लाओ KMNO4 और एसिडिक मीडियम, ये रिएक्शन याद आ रहा है क्या करता था, ये याद आ रहा है क्या करता था, सल्फर ये तो व्हाइट टर्बोनेंट हाँ फिर वेरी येलो गुड, ये भी एक टॉर्च। टेस्ट, हाँ, सल्फर का इनिशियली व्हाइट प्रेसिपिटेट विच टर्न्स येलो ऑन स्टैंडिंग, तो ये भी एक टेस्ट है। तो ये मैंने कहाँ बताया था, ये SO2 और S-2 के साथ थोड़ा डिस्टिंक्शन है, SO2 KMNO4 को सिर्फ कलरलेस करता है, लेकिन ये जो है ना व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, तो इसका मतलब ये भी एक याद रखना, ठीक है ना, SO2 क्या करेगा, कलरलेस ही करेगा, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, बट ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट जो येलोइश बोल सकते हो, धीरे धीरे अनस्टैंडिंग हो जाएगा, तो ये भी याद रखना, दिस इज अ डिस्टिंक्शन। इनफैक्ट और क्या क्या यूज कर सकते हैं, K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं, और यूज कर सकते हैं, रिएक्शन देखना पी ब्लॉक में किए हुए हो, ब्रोमाइड है, ब्रोमीन वाटर यूज कर सकते हैं, H2O2 यूज कर सकते हैं, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ये नाम सुने हो क्या, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, आपने हाँ लिखा है सर। तो शायद से। हाँ इस पर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसमें डार्क ब्लू कलर मिलता है ना? हाँ देखो इस वाले टेस्ट में क्या है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में जो भी वो है उसमें लाओ ये Na2FeCN5NO, और यहाँ याद रखना, मैं यहाँ पर पर्पसली लिख रहा हूँ, ये भी NO यहाँ पर +1 स्टेट में है, तो इंपॉर्टेंट। Fe का स्टेट कितना हो जाएगा फिर, Fe का स्टेट +1। +2 यहाँ +1 नहीं +2, ये चेक करो, हाँ सर। हाँ सर। ब्राउंडिंग में +1 होता है, यहाँ +2 ही है, लेकिन NO की स्टेट में है +1,
ठीक है, ये डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये वाला। S-2 में Na2FeCN5NO, थोड़ा सा बेसिक मीडियम प्रिफर्ड है। तो ये बनता है Na4FeCN5NOS माइनस, NOS पूरा एक लिगेंड माइनस, और ये जो कलर है दिस इज पर्पल और वायलेट। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड पहले कलरलेस। डन सर। हो गया, सबका हो गया। आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, बेसिक रिएक्शन क्या हुआ होगा? S-2 जो है वो NO के साथ रिएक्शन किया होगा और NOS- बनाया होगा, यही बेसिक रिएक्शन हुआ होगा। एक नया ही लिगेंड बन गया है ना, वही लिगेंड NOS-। ठीक है, और बहुत हद तक इसको ऐसे भी लिखता है लोग, मतलब सोडियम सल्फाइड का सॉल्ट और Na2FeCN5। बहुत फेमस क्वेश्चन देखोगे इस टाइप का। अच्छा, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितना है? यहाँ तो +2 है, यहाँ किस में? यहाँ +3। फिर से करो, फिर से करो, कितना आ रहा है चेक करो। 0। अरे NOS- है ना, तो इस पूरे पे -4 का चार्ज होगा। S2। X -5 -1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? -4 आ रहा है ना, यहाँ भी तो +2 ही है। क्या ठीक है ना? हाँ सर। तो क्या ये कोई Fe का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ देगा। ये आपको चेक कर लेगा कि आपको मालूम है कि नहीं NOS पे कौन सा है। तो बेसिकली Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट चेंज, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अच्छा अब इधर ध्यान देना, ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि अगर H2S अलोन मतलब सिर्फ सोल्यूशन में H2S हो तो डज नॉट गिव दिस टेस्ट। क्या रीजन देंगे? इसका रीजन यही है, H2S इज अ वेरी वीक एसिड। H2S इतना वीक एसिड है कि ये बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन देगा S-2 का, इतना कम कॉन्सेंट्रेशन देगा S-2 का कि रिएक्शन ना के बराबर, या रिएक्शन अगर होगा भी तो तुम देख नहीं पाओगे, आंखों से वो कलर क्या दिखाई पड़ेगा। तो ये टेस्ट जो है ना, दैट इज नॉट फॉर H2S गैस, बट इन हाईली बेसिक मीडियम H2S will also give this test। बताओ क्या रीजन हो सकता है, थोड़ा लगाओ दिमाग।
मतलब वो भी सोडियम नाइट्रोक्लोराइड लाएंगे तो उसको वायलेट करेगा। बताइए क्या कारण हो सकता है? हाईली बेसिक मीडियम में काम करेगा। हाँ वेरी गुड। आयनिक से लिखा होगा H2S किस में टूटेगा? H प्लस और HS माइनस। HS माइनस किस में टूटेगा? H प्लस और S माइनस 2। हाईली बेसिक मीडियम होगा तो वो OH माइनस क्या करेगा? H प्लस को कंज्यूम करेगा, पानी बनाएगा। लीच एटलस प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन आगे जाएगा तो सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा सफिशिएंटली, इतना बढ़ जाएगा कि दैट इज इनफ टू शो यू अ वायलेट और अ पर्पल कलर। कॉपी करो इसको। आंसर एक मिनट, नोट कर लिए? एक मिनट। आगे बढ़ रहा हूं। बेसिक मीडियम में क्या होगा ये मालूम तो होगा, लिख लो बस। एसिड डिसोसिएशन करता है ना। तो H2S का ये टेस्ट नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन सल्फाइड है उसमें बहुत ही ना के बराबर S-2 है, तो वहां पर रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन हाईली बेसिक मीडियम में यही काम करोगे तो रिएक्शन हो जाएगा। और लास्ट टेस्ट मुझे याद नहीं है कौन सा पॉइंट है, ये देख लेना। मिथाइलिन ब्लू लिखना। नोट्स अच्छे से बनाना, ठीक है ना, एकदम अच्छे से। अब ये रिएक्शन याद ही रखना है यार, क्या करें इसमें। या ये जल्दी नोट करो, मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट पेज पे जाकर लिखूंगा मिथाइलिन ब्लू टेस्ट। हो जाए तो बोलिएगा। वो नेक्स्ट पेज पे जाके लिखूंगा। ये हो जाए यहाँ तक, ये वाला पार्ट अगर कॉपी हो जाए तो बोलना, आगे बढ़ूंगा। एक ठीक है, सेकंड। हाँ। तो वो एम ही है ना? अभी वो कॉपी करो, वो मैं, हाँ वो मैं बताऊंगा। ये अच्छा, हो मिथाइलिन गया को बोला फिर से। हो गया ना। हाँ वो नेक्स्ट पेज। अच्छा, अब ये लास्ट टेस्ट जो भी है, पता नहीं नंबर कौन सा है, नंबर ऐड कर लेना। ये लास्ट टेस्ट है, दिस इज द मिथाइलिन सर ब्लू मिथाइलिन टेस्ट। ब्लू का स्ट्रक्चर आप बता सकते हो? हाँ वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ।
वो याद ही रखना, मिथाइलिन ब्लू वाला ये ऐसा कुछ होता है, ये रिएजेंट है। थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो ये रिएक्शन होता है। ये कैसे मालूम पड़ेगा? जो सल्फाइड गैस निकला है, हाइड्रोजन सल्फाइड, वो निकला है तो उसमें ये रिएजेंट लाओ, ओके ये बात। तो ये सब कंफर्मेटरी टेस्ट हैं सल्फाइड आयंस, कार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए, सल्फाइड आयंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग चलते हैं इस पे, लिखो टेस्ट फॉर नाइट्राइट। ठीक है, अच्छा पहले तो इफ नाइट्राइट कंटेनिंग सॉल्ट है तो उसमें गैसी ग्रुप रिएजेंट ऐड करोगे, ये बन जाएगा HNO2। HNO2 थोड़ा याद है, वार्म हीटिंग पर ये मैंने बताया था ग्रुप 15 में ये डिकम्पोज करता है। हाँ HNO3 और NO मिलता है, थोड़ा सा बॉईल कर दो तो NO मिलेगा। और ये NO जो है, ये NO को कुछ करने की जरूरत नहीं है, NO एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ही ऑक्सीडाइज होकर के NO2 मिल जाएगा। तो मतलब बेसिकली तुमको रेडिश वेपर्स मिलेंगे। तो ये पहला प्रिलिमिनरी टेस्ट, मतलब तुमको एक रेडिश ब्राउन वेपर्स दिख रहा है। अच्छा रेडिश वेपर्स और किसके होते हैं, ये भी मैंने एक पॉइंट बताया था। रेडिश वेपर्स और किसके होते हैं? ब्रोमीन। ब्रोमीन के भी, लेकिन उनके साथ अंतर क्या है? ब्रोमीन का अगर रेडिश वो लिक्विफाई हो जाता है। हाँ लिक्विफाई हो जाएगा, छोड़ने पर।
तो इसीलिए बेसिकली ये सब प्रिलिमिनरी टेस्ट है, दीज आर नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट। हम लोग इसीलिए अब कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। बट एक आइडिया जरूर रख लो, ब्रोमीन फिर भी लिक्विफाई हो जाएगा। रेडिश वेपर्स तो दोनों उसके भी होते हैं, रेडिश ब्राउन लिख लेना, ब्रोमीन का भी थोड़ा ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो अब कंफर्मेटरी टेस्ट लिखो। इसमें कौन से टेस्ट हैं? अच्छा, सबसे पहला टेस्ट तो है यूज एक्वस AgNO3। अच्छा देखो, तो मैंने नाइट्राइट्स की सॉल्युबिलिटी में क्या लिखाया है? नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के साथ मैंने लिखाया है ऑल आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, नाइट्राइट में मैंने एक ही लिखाया है, कौन सा? AgNO2, याद है? तो इसीलिए एक तो टेस्ट है एक्वस AgNO3 यूज कर लो। सर हाँ बोलो। सर NO2 और Br2 के डिस्टिंक्शन के लिए हम लोग वो स्टार्च पेपर भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, वही वो भी इसमें आएगा, वही इसमें आने वाला है, भी आने वाला है। तो एक तो AgNO2 मिलेगा, और इसमें भी ऐड Ag प्लस इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज ये पार्शियली सॉल्युबल है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट करने के लिए चाहिए ना, क्या होता है याद है ना आयनिक में? QSP, क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो आयनिक प्रोडक्ट की इतना बढ़ा दो कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड कर जाए, बिकॉज दिस इज पार्शियली सॉल्युबल। और ये कौन सा प्रेसिपिटेट है? व्हाइट। ठीक है, दूसरा ये भी लिख सकते हो कि MnO4 में डालो NO2 माइनस। अच्छा, KMnO4 तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो खुद तो चला जाएगा Mn2 प्लस में। ठीक है, और इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, नाइट्रेट आयन में ऑक्सीडाइज करेगा। कलर कैसे पता चलेगा? टर्न्स कलरलेस। तो सॉरी, हाँ हाँ, पर्पल कलर ना, केमनो कलर क्या होता है? पर्पल ना, कलरलेस बोला जाता है या फिर डिस्चार्ज बोला जाता है? हो गया सर। या एक स्टार्च आयोडाइड पेपर है, ये ब्लू हो जाता है। रिएक्शन क्या है बेसिकली?
वो सोल्यूशन होगा कि पेपर होगा? पेपर वही तो यार, पेपर ही लिखो यार, बहुत सारा किताब में पेपर ही लिखो, पेपर ही होता है। लैब में तो शायद पेपर ही है, किताब में कभी कभी सोल्यूशन लिख देता है। एक्चुअली पेपर होता है, उसमें थोड़ा स्टार्च स्प्रे कर देते हैं और पोटेशियम आयोडाइड थोड़ा डाल दो, मतलब थोड़ा सा, और फिर इसको कांटेक्ट में ले आओ गैस के साथ। तो होता क्या है, I2 बनता है, और I2 स्टार्च के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है विच इज ब्लू इन कलर। आयोडीन के साथ ये बहुत बड़ा टेस्ट है। ये आयोडीन का स्टार्च पेपर का बहुत यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक थायो यूरिया भी है, नाम सुने उसका? यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2। एस लग जाएगा। थायो मतलब क्या होगा? एस लगा दो। ये NO2 माइनस के साथ थोड़ा एसिडिक मीडियम, ये तो NH2 बनाएगा, पानी बनाएगा, प्लस यहाँ पर बनाता है HCN माइनस एक्वस। और HCN माइनस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आगे देखेंगे, सर इसमें जब Fe3+ में डालें, FeCl3 डाला जाता है, ब्लड रेड हाँ, पीपीटी। ये बनाता है ब्लड रेड कलर। Fe3+ सॉल्ट्स के साथ ये बनाता है, दिस इज ब्लड रेड कलर। डांस। चलो हो गया, आगे बढ़ रहा हूँ। और ये तो फिर से बच्चे से पूछोगे तो ये ब्राउन रिंग तो सबके जुबान पर है ही, कुछ का तो नाम वो जानता ही है। अभी ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो सॉल्ट है कंटेनिंग नाइट्राइट आयन,
अच्छा, इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है बताओ? NO2 माइनस में थोड़ा H प्लस ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? HNO2। एसिडिक मीडियम में HNO2 क्या NO2 करता है? माइनस होगा ना? हाँ सॉरी, हाँ, HNO2 एसिडिक मीडियम में डिकम्पोज करके क्या बनाएगा? NO। और ये FeSO4 मतलब Fe2 प्लस, पानी तो है ही, डाइल्यूट कंडीशंस हैं, प्लस NO के साथ एक ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, और यहां भी NO+1 में है जो पहले बता चुका हूं। तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ब्राउन। ऐड कैसे करते हैं? तुमको एकदम ऐसे ऐड करते हैं। अगर लैब में कभी करोगे तो बोलेगा कि एकदम डायरेक्टली मत ऐड करो, कॉशियसली ऐड करना है, नहीं तो ये ब्राउन रिंग दिखेगा ही नहीं। कोई तुमसे पूछेगा कभी कभी कौन सा ऐसा गैस है जो तुरंत इसके साथ रिएक्शन करता है, तो NO जो ब्राउन रिंग बनाता है। नोट कर लिया? Yes. एक मिनट। अच्छा, इसमें जेंटली ऐड, ये थोड़ा थर्मोडायनेमिकली ये कॉम्प्लेक्स, ये नोट कर लियो, ठीक है ना? आगे बढ़ो। ये कॉम्प्लेक्स जो है थोड़ा थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, इसीलिए ज्यादा टर्बुलेंस, शेकिंग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये डिसअपियर कर जाएगा। ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होने के क्या कारण दे सकते हो बताओ? कुछ सोच सकते हो? Fe+1 है ना, हाँ चलो, तो पहला वो पॉइंट तो तभी सही बोले। Fe का इधर देखो, अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड याद हो पहले तो लिख लो, देयरफॉर एडेड जेंटली, मतलब ये बोला जाएगा लैब में कि तुम जेंटली ऐड करो वो टूट ना जाए। इसके देखो, एक मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितना हाई रहता है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है ना सर? हाँ सॉरी सर, एक मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बताया था कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस क्या बनेगा? स्टेबल बनेगा। लेकिन Fe यहाँ कौन से स्टेट में है? ये याद आ रहा है? वाटर भी कौन सा लिगेंड है बोल सकते हैं? वाटर भी कौन सा लिगेंड है जनरली? वीक फील्ड। वीक फील्ड लिगेंड है। तो मतलब कहने का मतलब जब ये टेस्ट करते हैं ना थोड़ा सा जेंटली या फिर, अच्छा एक जनरली ये भी एक इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे किताब इसको देख लेना, जनरल रिमार्क है, ऐसा बोला तो नहीं गया किसी किताब में सब टेस्ट नहीं देते हैं, बट दिस टेस्ट इज डिफिकल्ट। इसमें डिफिकल्ट लिखा दे रहा हूं, ठीक है? जनरली इसको फॉर लेड नाइट्राइट्स इन सब के लिए थोड़ा टफ है ये। अच्छा, क्या इस सब का कारण होगा बताओ? टफ क्या रीजन हो सकता है बताओ?
PbNO2 में अगर डालोगे तो बाकी तो ब्राउनिंग बन गया, बट ये सब जो है ना Pb2+, Ba2+ और Sr2+, एक तो खुद हैवी हैं, साथ में क्या होगा, इन सब का प्रेसिपिटेट बनता है भारी भारी। कभी लैब में करोगे ना BaSO4, एकदम नीचे इतना बड़ा प्रेसिपिटेट दिखाई पड़ेगा। तो होता क्या, अगर जेंटली यहां पर काम नहीं किए तो प्रेसिपिटेट एक झटके से नीचे जाएगा, है ना। प्रेसिपिटेट बनेगा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट नीचे एकदम ऐसे बैठा, तो प्रेसिपिटेट अगर यहाँ बैठेगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा टर्बुलेंस आएगा, ऊपर जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो हो सकता है ये ब्राउनिंग टेस्ट, जो ब्राउनिंग तुमको बना है, इसीलिए इनके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, एक्स्ट्रा कॉशियस, मतलब हमेशा कॉशियस ही रहना है, तुमको मालूम तो नहीं है, बट इसलिए बहुत कॉशियस रहना। प्रेसिपिटेट्स अगर कहीं कहीं बन गए SO4 तो भारी भारी प्रेसिपिटेट होते हैं ये सब, सबका एटॉमिक मास अब ऐसे ही कितना ज्यादा है, थोड़ा नीचे बैठेगा, नीचे जैसे ही बैठा टर्बुलेंस कैन कॉज। तो वाटर में थोड़ा सा नीचे एक बार में बैठता है तो वाटर में थोड़ा टर्बुलेंस आएगा, वो शेकिंग भी इनफ है कि उसको थोड़ा डिसअपियर करा दे। अच्छा सॉरी, यहाँ +2 होगा, मैंने इसको कर देना। बोलो गेट आउट इसी। सर उस प्रेसिपिटेट से ब्राउन रिंग को क्या फर्क पड़ता है? प्रेसिपिटेट एक बार में नीचे एकदम बैठता है तो पानी पे थोड़ा झटका तो लगेगा। लैब में करो, प्रेसिपिटेट अगर एक ही झटके से इतना नीचे बैठेगा तो, ये सब बहुत हैवी प्रेसिपिटेट्स होते हैं, थोड़ा झटका। अरे प्रेसिपिटेट नीचे बैठेगा तो उसका पानी कहाँ जाएगा, जो पानी नीचे था जो पहले, उस स्पेस को कौन ऑक्यूपाई करेगा, प्रेसिपिटेट। ओके तो सर, हाँ उसका जो सर। पानी था वो कहाँ जाएगा, वो तो ऊपर जाएगा ना। हाँ सर। तो ऊपर जाएगा तो रिंग को थोड़ा तो डिस्टरबेंस कर सकता है। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी किताब ये तो नहीं बोले हैं कि इन सब देते नहीं है, बट हाँ तुम थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखना। अगर कोई नाइट्राइट सॉल्ट में ये सब में थोड़ा टेस्ट डिफिकल्ट या किसी चीज वर्ड्स का यूज हुआ तो इनसे, इन वाले नाइट्राइट्स कुछ हो सकते हैं। थोड़ा देखो एक चीज है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट थोड़ा मेच्योरिटी से इसको एग्जाम को आंसर करना है, एकदम रट करके नहीं करना है। मेच्योरिटी मतलब आपको अपना दिमाग को थोड़ा सा ओपन माइंडेड हमेशा रखना है, बिकॉज इट्स नॉट एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड लाइक मैथ्स, है ही नहीं। इतना वेरिड कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है, एज अ मेच्योर माइंड, थिंकिंग स्टाइल ही थोड़ा एज अ साइंटिस्ट ही बना लो, कि आपके पास बहुत सारे हैं और थोड़े बहुत उसमें से फ्लेक्सिबिलिटी रखना है। चलो आगे बढ़ूं। यस सर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये एनाइट्राइट का भी पूरा का पूरा हो चुका है। हम लोग ये भी पूरा कर चुके हैं नाइट्राइट। देखता हूँ कुछ मिस तो नहीं हुआ।
अच्छा एक और चीज लिख लो, अभी नाइट्रेट आयन भी थोड़ा बाउंडिंग टेस्ट देता है, तो अगर इफ सोल्यूशन हैज, अब अगर दोनों ही देता है थोड़ा सा, तो क्या करते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा कुछ सॉल्यूशंस का यूज करते हैं, इधर ध्यान देना। ये रिएक्शन याद है, NH2CO NH2 एसिडिक मीडियम, नहीं याद होगा तो इसमें याद रखना ये N2 बनाता था, ये हम लोग किए हुए हैं। HNO2 का रिएक्शंस में यूरिया के साथ हाँ सर। H+ थोड़ा एसिडिक मीडियम। ऐसे भी देखो शॉर्टकट ऐसे कर सकते हो, मैंने वहां पे बताया था HNO2 जो है एसिडिक मीडियम में HNO2 बनाओ, HNO2 से थोड़ा ऑर्गेनिक का रिकॉल करो, नाइट्रोसोनियम आयन बनता है NO+, शॉर्टकट। NH2 डाइएज़ोटोराइजेशन बनाता है, याद आ रहा है, RNH2 जो है शॉर्टकट है, N2+ बनाकर उसको बाहर निकाल दो। तो बेसिकली थोड़ा सा कभी कभी क्या करो, पहले यूरिया थोड़ा डाल दो, यूरिया अगर होगा ना तो पूरा नाइट्राइट आयन को डिकम्पोज कर देगा। किसमें डिकम्पोज कर देगा, खत्म कर देगा, नाइट्रोजन में, ठीक है। इसमें N3- भी ऐड कर सकते हैं। और अगर फिर भी ये ब्राउन रिंग टेस्ट दे रहा है तो इससे क्या कंफर्म हुआ कि जरूर उस सिस्टम में क्या मौजूद है, नाइट्रेट आयन। समझा क्या बोला, हाँ सर कुछ समझ बोल नहीं रहे हो, समझ है ना। तो ये थोड़ा कभी कभी ये भी कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा यूरिया ऐड कर लेते हैं लैब में, अगर नाइट्राइट हुआ तब तो डिकम्पोज कर जाएगा, ठीक है, और फिर ब्राउन रिंग टेस्ट देगा तो समझ लेना नाइट्रेट था। यूरिया के बिना ऐड करो, ठीक है, तो भी ब्राउन रिंग टेस्ट दे रहा है तो नाइट्राइट हो गया। पहले यूरिया के बिना ऐड करो, देखो ब्राउन रिंग टेस्ट दे रहा है कि नहीं, हाँ दे रहा है, तो मतलब नाइट्राइट के पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बट थोड़ा बहुत और कंफर्म कर लेते हैं कि एकदम नाइट्राइट है कि नहीं है। तो यूरिया ऐड करो, यूरिया ऐड करो, N3- ऐड करो, या फिर इनमें से कोई ऐड, इनका नाम मालूम है, इसका नाम, इसका बोलते हैं सल्फामिक एसिड। सबको क्लियर हुआ मैंने क्या बोला। हाँ सर समझ। थोड़ा सा ब्राउन रिंग टेस्ट अगर दे रहा है तो ठीक है, तुमको लग गया कि नाइट्राइट आयन है, चलो एक बार कंफर्म कर लेते हैं कैसे। अब उसमें थोड़ा यूरिया ऐड करो, यूरिया होगा ना पूरा नाइट्राइट आयन को डिकम्पोज, नाइट्राइट बचा ही नहीं रहेगा, पूरा का पूरा उसको N2 में उड़ा देगा। उसके बाद वापस ब्राउन रिंग टेस्ट करो, देखा कि मिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्राइट आयन ही था, वो गायब हो गया नाइट्राइट। लेकिन फिर भी ब्राउन रिंग टेस्ट मिल गया, पहले मिल रहा था, यूरिया ऐड करने के बाद ही मिल रहा है, समझ लेना फिर नाइट्रेट आयन होने के चांसेस हैं। और हम लोग वैसे तो नाइट्रेट आयन पे जाएंगे अलग से, तो लेकिन ये भी हम लोग कभी कभी काम करते हैं, थोड़ा यूरिया एजाइड आयन सबका यूज करते हैं, दीज ऑल डिकम्पोज। बट यहाँ पे नाइट्रेट आयन था ही नहीं। अरे अगर पहले ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं, पहले ब्राउन रिंग पहले डालो रिएजेंट, ब्राउन रिंग टेस्ट ही नहीं दिया, समझ लेना भाई कुछ नहीं है, नाइट्रेट भी नहीं है नाइट्राइट भी नहीं है, पहले तो ब्राउन रिंग टेस्ट ही देख लो है कि नहीं है, समझा। अगर ब्राउन रिंग टेस्ट आ जाता है तो एक और सेकंड स्टेप जाने में क्या, सेकंड स्टेप कर लो एक बार, और सेकंड स्टेप क्या करो, थोड़ा यूरिया डाल दो। यूरिया अगर डाले और उसके बाद तुमने ब्राउन रिंग टेस्ट देखा गायब हो गया, तो समझ जाना हाँ यार नाइट्राइट था, वो डिकम्पोज कर गया। लेकिन पहले ब्राउन रिंग टेस्ट दे रहा था और यूरिया डालने के बाद भी दे दिया, दिमाग को जोर लगाओगे ना यार, ये कैसा हो गया, अगर नाइट्राइट होता तब तो डिकम्पोज कर गया होता।
तो फिर क्यों दे रहा है? तो फिर इसका कारण है कि थोड़ा सा नाइट्रेट भी कभी कभी बाउंडिंग टेस्ट तुम्हारा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ज्यादा। दिस इज एसोसिएटेड विद नाइट्राइट आयन, बट नाइट्रेट भी देता है, तो ये भी एक थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। और नाइट्रेट आयन पे तो हम लोग चलेंगे ही। या नाइट्रेट के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है ना, नाइट्रेट आयंस के साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो है। तो ये भी एक तरीका है। क्लियर हुआ? क्या बोला? कभी भी डाउट है फिर से एक्सप्लेन करूं क्या? समझ गया। सर मतलब अगर पहले यूरिया डालेंगे तो नाइट्रेट होगा। नहीं, तुम पहले तुम ब्राउनिंग टेस्ट देखो ना। तुम पहले यूरिया क्यों डाल रहे हो? तुम पहले जाओ देखो ब्राउनिंग की, ठीक है, ब्राउनिंग आ रहा है कि ब्राउनिंग अगर आ रहा है, इफ ब्राउनिंग इज, तो समझ लो चलो ठीक है, इट कैन बी ए नाइट्राइट सॉल्ट, इट कैन बी ए नाइट्रेट सॉल्ट। चलो अब क्या करो, उसी का थोड़ा पार्ट उठाओ, ठीक है, वापस यूरिया डालो और फिर ब्राउनिंग देखो मिल रहा है कि नहीं। यूरिया डालने के बाद भी ब्राउनिंग मिल रहा है तो इसका मतलब दी ओरिजिनल वाज नाइट्रेट। यूरिया डालने के बाद ब्राउनिंग नहीं मिल रहा है मतलब ओरिजिनल वाज नाइट्राइट। बस खत्म। समझा ना? ये काम करो अपना। तुम थोड़ा सा कंफर्म करना है। देखो एक चीज याद रखो, प्रैक्टिकली सोचो, हम लोग को कंफर्म करना है ना कि एक्चुअली में कौन सा सॉल्ट हो सकता है, तो एकदम लॉजिकली चलेंगे ना। तो एक और तुमको नाइट्राइट एकदम कंफर्म करना है कि नाइट्राइट ही है, तो नाइट्राइट यूरिया डालने से पहले ब्राउनिंग टेस्ट देगा और यूरिया डालने के बाद ब्राउनिंग टेस्ट नहीं मिलेगा। सिंपल सा बात। यूरिया डालने से पहले मिलेगा, यूरिया डालने के बाद नहीं मिलने वाला। बिकॉज क्या ये सब जितने रिएजेंट्स लिखा है ये सब डिकम्पोज कर जाते हैं, ये N2 बना के उड़ा देगा, तो यूरिया बचा ही नहीं रहेगा, सॉरी ये नाइट्राइट बचा ही नहीं रहेगा, तो फिर ये टेस्ट नहीं देगा, तो तुम कंफर्म कर लोगे। तो पहले कुछ मत करो, पहले तो ब्राउनिंग ही टेस्ट करो। अब ब्राउनी रिंग टेस्ट नहीं आया, क्या यूरिया डालने का मतलब? ब्राउनी रिंग नहीं आया तो इसका तुम्हारा तो डोमेन का सर्च ही अलग हो गया ना। तब तुमको मालूम ही पड़ गया यार इसमें ना नाइट्राइट है ना नाइट्रेट है, क्या इसमें करना है। पहले ये तो चेक है कि क्लियर।